प्रणाम दोस्तों। अहनियो साउदर्न ऑसिलेशन जो कि एक तरह का क्लाइमेट फिनोमिना है जो कि सी सरफेस टेम्परेचर और पैसिफिक ओशियन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पैटर्न को चेंज करता है। अगर हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो सी सरफेस टेम्परेचर ओशियन के सबसे ऊपर वाला वाटर का लेयर होता है जो कि एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, और वही सरफेस सबसे पहले सोलर रेडिएशन, विंड, प्रेसिपिटेशन और हीट फ्लक्स से इंटरेक्ट करता है। ओशन के सबसे टॉप मोस्ट वाटर लेयर से 0.1 से लेकर 1 मिलीमीटर के अंदर के टेम्परेचर को सी सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर वेदर कंडीशंस, मरीन लाइफ और कार्बन साइकिल के ऊपर प्रभाव डालता है। एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का 3 फेज होता है, जिसमें कि पहले फेज का नाम है एल-नीनो। एल-नीनो में पैसिफिक ओशियन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, और एल-नीनो में 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। और पैसिफिक ओशियन में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से साउथ अमेरिका के रीजन में बारिश होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ जाता है, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने के साथ साथ वहां पे सूखा पड़ जाता है। एल-नीनो मार्च से मई के महीने में शुरू होता है और ये दिसंबर से फरवरी के महीने में पीक पे होता है। और एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का ये फेज 9 से 12 महीने तक चलता है। और एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का दूसरा फेज है ला-नीना। ला-नीना में पैसिफिक ओशियन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में बहुत ज्यादा बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं पे साउथ अमेरिका जैसे रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे सूखा देखा जा सकता है। ला-नीना में टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। ला-नीना अप्रैल से जून के महीने में शुरू होता है, जो कि नवंबर से लेकर जनवरी के महीने में पीक पर रहता है। और ये एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का फेज 9 से 12 महीने तक रहता है। एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के तीसरे फेज का नाम है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज में एल-नीनो और ला-नीना नहीं होता है, और न्यूट्रल फेज में पैसिफिक ओशियन के सरफेस लेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और ये टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से दुनिया के दूसरे रीजन्स में बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कैसे एल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के ला-नीना फेज के वजह से साउथ अमेरिका, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप, चाइना, सब सहारन अफ्रीका और इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में चला जाता है, क्योंकि ये ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है, और जब वार्म वाटर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में शिफ्ट हो जाता है, तब ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशियन का सी सरफेस टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। और ये फिनोमिना 9 महीने से लेकर 12 महीने तक चलता है, जो कि 2 साल तक भी चल सकता है। अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें तो ट्रेड विंड्स ट्रॉपिकल रीजन्स में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है। और ट्रेड विंड्स अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का एक पार्ट होता है, जो कि अर्थ के रोटेशन और इक्वेटर पे पड़ने वाली सन के एनर्जी की वजह से प्रभावित होता है। ला-नीना इफेक्ट होने वक्त ये 4 चीजें होती हैं, जिसमें कि पहला है स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड्स, जिसमें कि ट्रेड विंड्स जो कि इक्वेटर से होते हुए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, और ला-नीना इफेक्ट के दौरान ये ट्रेड विंड्स बहुत ही ज्यादा तेज हो जाते हैं। और दूसरा है वार्म वाटर शिफ्ट, जिसमें कि ट्रेड विंड्स की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और तीसरा चीज है कोल्ड वाटर अपवेलिंग, जिसमें कि जो वार्म वाटर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो उस वार्म वाटर की जगह लेने के लिए ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर का कोल्ड वाटर ऊपर आता है और उस वार्म वाटर का जगह ले लेता है, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशियन का सी सरफेस टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। और चौथा चीज है एटमॉस्फेरिक रिस्पॉन्स, जिसमें कि सरफेस सी टेम्परेचर के ठंडा हो जाने की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न के ऊपर भी असर पड़ता है, और दुनिया के दूसरे रीजन्स के वेदर के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर हम ला-नीना इफेक्ट के प्रभाव की बात करें तो ला-नीना की वजह से दुनिया भर के दूसरे रीजन्स के वेदर, इकोसिस्टम और वहां पे रहने वाले लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। ला-नीना इफेक्ट की वजह से जो भी प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ता है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला है ग्लोबल इम्पैक्ट्स और दूसरा है रीजनल इम्पैक्ट्स, और इन दोनों इम्पैक्ट्स को मैं कुछ एग्जांपल्स देके बताऊंगा। अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट्स की बात करें तो उसमें पहला एग्जांपल आता है स्ट्रॉन्गर मॉनसून्स इन साउथ एशिया। जैसा कि आपको पता ही है कि साउथ एशिया मॉनसून के मौसम में ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से बाढ़ तक आ जाता है, और ये भी ला-नीना इफेक्ट की वजह से होता है।
जिसमें कि जितना बारिश होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर में वाटर लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से बाढ़ तक की नौबत आ जाती है। और इसमें आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है इंक्रीज्ड हरिकेन्स, जैसे कि अटलांटिक ओशियन में बहुत ज्यादा हरिकेन देखने को मिलता है, जो कि वहां के विंड कंडीशन और लोअर विंड शियर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अगर हम लोअर विंड शियर की बात करें तो लोअर विंड शियर में विंड थोड़ी थोड़ी दूर ट्रेवल करने के बाद अपना स्पीड और डायरेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, जिसको कि लोअर विंड शियर कहा जाता है, और इसकी वजह से हरिकेन्स देखने को मिलता है। तीसरा एग्जांपल है ड्राउट्स इन साउथ अमेरिका, जिसमें कि ला नीना इफेक्ट की वजह से पेरू, चिली और ब्राजील के कुछ पार्ट में बहुत ही ज्यादा सूखा देखने को मिलता है। चौथा एग्जांपल है फ्लडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया में ला नीना इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से कभी कभार फ्लड्स भी आ जाता है, पर ला नीना इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा फ्लड ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में आता है। पांचवा एग्जांपल है कोल्ड विंटर्स। अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट और कनाडा में ला नीना इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा ठंड होती है और उसके साथ साथ बारिश और बर्फबारी का भी सामना करना पड़ता है। सिक्स्थ एग्जांपल है वार्मिंग इन द वेस्ट पैसिफिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेड विंड्स की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन से वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आ जाता है और वो वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ही रह जाता है, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में उस वार्म वाटर के रहने की वजह से उसके आसपास के रीजन्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे दूसरे रीजन्स आते हैं, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, खासकर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और उसके अलावा पापुआ न्यू गिनी और दूसरे पैसिफिक आइलैंड नेशंस और जापान के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि इन रीजन्स में फ्लड्स, टाइफून्स, साइक्लोन, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं रीजनल इंपैक्ट्स की। रीजनल इंपैक्ट्स में हम 3 कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे, जिसमें कि पहले कंट्री का नाम है इंडिया। इंडिया में ला नीना इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए तो सही है, पर वहीं पे दूसरी तरफ ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से इंडिया में फ्लड्स का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कि ला नीना इफेक्ट की वजह से इंडिया में आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। दूसरे कंट्री का नाम है केनिया। ईस्ट अफ्रीका के कंट्रीज, खासकर केनिया में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है। और तीसरे कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ वेस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स के साउदर्न रीजन में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। ला नीना इफेक्ट की वजह से एनवायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जब सरफेस के ऊपर का वार्म वाटर हटके उसके नीचे का कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस के ऊपर आता है, तो ये फिनोमिना फाइटोप्लैंक्टन को ग्रोथ करने में मदद करता है। और फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट है, जो कि ओशियन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल सन के एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करता है। और ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनाते हैं, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट सोलर एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए खुद से अपना फूड तैयार करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन ओशियन के अंदर के मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन मरीन फूड चेन का सबसे बेसिक और सबसे पहला फूड होता है। फाइटोप्लैंक्टन से ही मरीन फूड चेन स्टार्ट होता है। फाइटोप्लैंक्टन मरीन लाइफ के बहुत सारे स्पीसीज का फूड है, और फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ही पेरू और चिली की कोस्ट में फिश का पॉपुलेशन एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से पेरू और चिली के फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इन सब चीजों के अलावा ला नीना इफेक्ट की वजह से हमको बहुत ही ज्यादा बुरे वेदर का भी सामना करना पड़ता है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे ला नीना इफेक्ट की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा फ्लड्स का सामना करना पड़ता है, और वहीं पे दूसरी तरफ ला नीना इफेक्ट की वजह से साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों की वजह से वहां पे रहने वाले लोग, पेड़ पौधे, जानवर और विलुप्ति के कगार पे आ गए पेड़ पौधे और जानवर के साथ साथ इकोसिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जिन एरियाज में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है उन एरियाज में फॉरेस्ट फायर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल क्यों लिया, तो बात यह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुछ पार्ट बहुत ही ज्यादा सूख चुका है, और ये माना जा रहा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उन पार्ट में जो आग लगा है वो इंसानों की वजह से लगा है, और ये आग जानबूझकर या गलती से लगाया गया है। पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के उस पार्ट को इतना ज्यादा सूखा बनाने में कुछ हद तक ला नीना इफेक्ट का भी हाथ है।
और इन सारी चीजों की वजह से डिफॉरेस्टेशन और एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ला नीना इफेक्ट की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है, खासकर एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जिन एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है और बाढ़ आता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पे किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन कंट्रीज में फूड के अलावा दूसरे बहुत सारे जरूरी चीजों का दाम भी बढ़ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले देशों को बहुत ज्यादा सूखे का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले किसानों का भी फसल बर्बाद हो जाता है और उन सारे किसानों को भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहां पे रहने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है। ला नीना इफेक्ट की वजह से जो इन सारे कंट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से उन सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के ऊपर इन्वेस्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ला नीना इफेक्ट को समझ के उसके लिए तैयारी करे, जो ला नीना इफेक्ट की वजह से जो आर्थिक और सामाजिक रूप से नुकसान होता है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब हम आसान भाषा में ला नीना इफेक्ट इसके बारे में हम बात कर रहे थे और एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन का दूसरा फेज एल नीनो के बीच का डिफरेंस समझेंगे, जहाँ पे एक तरफ ला नीना इफेक्ट के दौरान ट्रेड विंड्स बहुत ही ज्यादा तेजी से बहती है और वहीं पे दूसरी तरफ एल नीनो इफेक्ट के दौरान ट्रेड विंड्स धीरे बहती है। ला नीना इफेक्ट में ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के सरफेस का वार्म वाटर बहुत ज्यादा तेज चलने वाले ट्रेड विंड्स की वजह से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में शिफ्ट हो जाता है और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में वार्म वाटर के नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है और वहीं पे दूसरी तरफ एल नीनो इफेक्ट में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के सरफेस के ऊपर का वार्म वाटर बहुत ही धीरे बहने वाली ट्रेड विंड्स की वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में चली जाती है और ये वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन से लेकर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में भी फैल जाते हैं और एल नीनो इफेक्ट में वार्म वाटर के नीचे का कोल्ड वाटर सरफेस के ऊपर नहीं आता है। ला नीना इफेक्ट की वजह से एशिया के पार्ट्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और वहीं पे दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कंट्रीज में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है और वही हम अगर एल नीनो इफेक्ट की बात करें तो एल नीनो इफेक्ट में साउथ अमेरिका की कंट्रीज में बहुत ज्यादा बारिश होता है और वहीं पे दूसरी तरफ एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है। अगर हम हरिकेन्स की बात करें तो ला नीना इफेक्ट में अटलांटिक ओशियन में बहुत ज्यादा हरिकेन आता है और पैसिफिक ओशियन में बहुत ही ज्यादा कम हरिकेन आता है और वहीं पे हम अगर एल नीनो इफेक्ट की बात करें तो एल नीनो इफेक्ट में पैसिफिक ओशियन में बहुत ज्यादा हरिकेन आता है और वहीं पे दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन में बहुत ही कम हरिकेन आता है। ला नीना इफेक्ट की वजह से ग्लोबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और ला नीना इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड्स, स्टॉर्म्स और रेनफॉल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट में नए नए प्लानिंग्स और नए नए रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की जरूरत है। ला नीना इफेक्ट की वजह से एशिया की कंट्रीज में मानसून के मौसम में होने वाला बहुत तेज बारिश की वजह से वहां पे क्रॉप के प्रोडक्शन में मदद मिल जाती है। अगर बारिश हद से ज्यादा ना हो और बाढ़ ना आए तो और वहीं पे सूखे रीजन्स में क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं और वहां पे रहने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से वहां पे हीटिंग के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और जिन कंट्रीज में बाढ़ आता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और वहां का अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होता है। दुनिया में जितने भी देश हैं उन सारे देश की सरकार अगर ला नीना इफेक्ट को समझ जाए तो वो इतने बुरे कंडीशन से डील करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ्स, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। ला नीना इफेक्ट हर 3 से 5 साल में एक बार होता है और ज्यादातर ये ला नीना इफेक्ट एल नीनो इफेक्ट के बाद होता है और जब भी ला नीना इफेक्ट होता है तो हर बार वो कितना बुरा वेदर तैयार करेगा और कितनी बुरी तरह से पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, उसके साथ साथ वो कितने समय के लिए आएगा, वो सारी चीजें हर बार अलग होती हैं। ला नीना इफेक्ट 2 महीने तक हो सकता है और अगर ला नीना इफेक्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो वो 2 साल तक भी हो सकता है। आपका एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के फेजेस ला नीना, एल नीनो और न्यूट्रल फेज के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और दूसरे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।